नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 सौर मंडल में पृथ्वी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप एनसीईआरटी की ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 6 से 12 तक की पूरी एनसीईआरटी कवर कराई जाएगी हमारे चैनल डेसिमल के द्वारा। तो आप लोग पूरा इसको कवर कर सकते हैं एनसीईआरटी की ज्योग्राफी। ठीक है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी तरीके से चैप्टर 2, चैप्टर 3 सभी के सभी चैप्टर हम लोग कवर करेंगे क्लास 6 का। इसके बाद 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th एनसीईआरटी हम लोग 6 से लेकर के 12 तक इस धीरे धीरे कवर करेंगे। हमारे चैनल के द्वारा आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं, हिस्ट्री भी, अन्य सभी सब्जेक्ट। ठीक है, तो बस आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, अपना सपोर्ट, आप लोगों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सपोर्ट किया है आप लोगों ने। और आज की जो वीडियो है ये, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की कर रहे हैं, केवीएस का जो अभी वैकेंसी आई है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या सी टेट, एमपीपीएससी, आरएएस, यूपी टेट, बीपीएससी, किसी भी एग्जाम की, तो ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी के नोट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको एनसीईआरटी बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और इसके नोट्स बनाते चलना है। ठीक, तो नोट्स आप लोग जरूर मेंटेन कीजिएगा। पूरी एनसीईआरटी हमारे चैनल के द्वारा आपको कवर करवाई जाएगी। आज हम लोग क्लास 6 की स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 जो कि सौर मंडल में पृथ्वी है, इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट आप लोग अपने टेलीग्राम पर डालिए, टाइप कीजिए, और साथ ही आपको ये चैनल खुल करके आएगा डेसिमल ऑफिशियल के नाम से। ठीक है, हमारा लोगो लगा होगा, आप वहाँ पर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और जितने भी पीडीएफ हैं वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक है, देखिए विश्वास कीजिए, आप लोगों को पूरी एनसीईआरटी कवर करवाई जाएगी 6 से लेकर के 12 तक। ठीक है, बस आप लोग जो है अपना सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक भी कीजिए, शेयर जितना हो सके प्लीज़ शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सभी के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट कितनी होती है ये सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। पहला चैप्टर हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर है कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 सौर मंडल में पृथ्वी, और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। मतलब पूर्ण चंद्रमा को कितने बार, लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं। 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं पूर्ण चंद्रमा को। और जब ये देखते हैं तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये पूर्ण चंद्र वाली रात होती है, या आप इसे पूर्णिमा कह सकते हैं। ठीक है, पूर्ण चंद्र वाली रात कह सकते हैं या पूर्णिमा कह सकते हैं। आगे देखिएगा कि 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं, ये भी पॉइंट नोट करने वाली बात है। ठीक है, 15 दिन के बाद आपको ये नहीं दिखाई देगा, और ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। तो नए चंद्रमा की रात्रि अगर आपसे पूछी जाए, ऑप्शन दिया जाए उसमें, तो अमावस्या राइट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे, नए चंद्रमा की रात। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन एनसीईआरटी के नोट्स में आपको मेंटेन रखना है कि नए चंद्रमा की रात, उसके आगे लिख लीजिए नए चंद्रमा की रात, आगे डैश करके लिख लीजिए अमावस्या। ठीक, ऐसी रात में अगर आसमान साफ होता है तो आसमान का जो अवलोकन है वो हम लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही साफ होता है, आराम से हम लोग देख सकते हैं सभी कुछ। ठीक, तो याद रखिएगा, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को बोलते हैं पूर्णिमा, और 15 दिन के बाद ये नहीं दिखाई पड़ती है, नहीं देख सकते हैं आप। और नए चंद्रमा की रात्रि को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में अमावस्या भी बोल सकते हैं। और आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ठीक है, 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। आगे देखेंगे, इसी के इंपॉर्टेंट नोट्स है कि देखिएगा यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है। ठीक, जैसा कि आपको एनसीईआरटी में जैसा भी है, ठीक, मटेरियल बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर टाइप करवाया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? देखिए इसका कारण होता है, क्या कारण है? इसका कारण सिर्फ यही है भैया कि सूर्य का प्रकाश जो होता है बहुत तेज होता है। अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय जो चमकने वाली वस्तुएं होती हैं वो हमें दिन में नहीं दिखाई पड़ती हैं। किस कारण से? जो भी चमकीली वस्तुएं होती हैं अगर हम दिन में नहीं देख पाते हैं तो उसका कारण सिर्फ यही है कि सूर्य के जो प्रकाश होता है सूर्य का वो काफी तेज होता है। ठीक है, जिस कारण से रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं। और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिलने वाला, इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलने वाला है, इस अपने नोट्स में आप लोग नोट कीजिएगा कि खगोलीय पिंड आखिर क्या होता है। तो देखिएगा खगोलीय पिंड क्या है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं, नोट कीजिएगा, सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं हैं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो क्या कहलाएंगी? खगोलीय पिंड होंगी। क्या कहलाएंगी? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं
जो सूर्य और चंद्रमा के साथ साथ हम लोग उन सभी वस्तुओं को इसमें शामिल करेंगे जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, तो उसे हम लोग खगोलीय पिंड कहेंगे। क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड कहलाता है। आपको डेफिनेशन याद रखनी, सूर्य चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, खगोलीय पिंड को अब आप भूलेंगे नहीं, याद रखिएगा। सूर्य चंद्रमा के साथ वे सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकती हैं। आगे देखेंगे कि कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं, बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। ठीक है, बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। नोट कीजिएगा, आकार में बड़े होंगे और गर्म होंगे। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और इन खगोलीय पिंडों को हम लोग क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। और सूर्य भी एक तारा है। नोट कीजिएगा, आकार में बड़े और गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होता है जिससे ये बड़ी मात्रा में उत्सर्जित कर सकते हैं, और इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? तारा कह सकते हैं। क्या कहेंगे? तारा कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि तारे क्या होते हैं, ठीक है, या तारों में निम्न में से कौन से जो है विशेषताएं होती हैं, तो ये आकार में बड़े भी होते हैं, गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं, ऊष्मा और प्रकाश होता है। ठीक है, और बड़ी मात्रा में उत्सर्जित कर सकते हैं ये ऊष्मा। ठीक, बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं जिसे ऊष्मा और प्रकाश। ठीक है, ये बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। तो ये तारों के बारे में आपको याद रखना है। तो अगर आपसे अब कभी तारा कोई पूछता है तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। याद रखिएगा, गैसों से भी बने होते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों ने यहां पर जान लिया कि तारा क्या होता है, खगोलीय पिंड क्या होता है, सूर्य चंद्रमा और सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं, और तारे के बारे में आपने देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होते हैं, जिसके कारण ऊष्मा या प्रकाश जो होता है उसे हम महसूस नहीं करते हैं। कारण क्या होता है कि इनकी जो दूरी होती है हमारी पृथ्वी से, ठीक है, ये काफी ज्यादा दूर हैं, सूर्य से भी ज्यादा दूर हैं। ठीक है, तो इस कारण से ये छोटे छोटे एकदम आपको दिखते हैं, एकदम छोटे छोटे दिखते हैं, और इसकी ना तो हम ऊष्मा महसूस कर सकते हैं और ना ही इसके प्रकाश को हम महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है, ज्यादा दूर होने के कारण, और इसी वजह से ये अत्यंत छोटे भी दिखाई पड़ते हैं, मतलब इनका आकार भी छोटा होता है, दूरी हो ज्यादा दूर होने के कारण। मुख्य बात यहाँ पर यही है कि ये हमसे काफी दूर है। ठीक है, इनकी दूरी ज्यादा है, इस वजह से ना तो हम ऊष्मा की यहाँ पर महसूस करेंगे, ना प्रकाश को महसूस कर सकते हैं, और सिंपल सी बात है कि ये छोटे भी दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी में। तो देखिएगा कि आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी पड़ती हैं। सही बात है। अगर कोई हवाई जहाज है, उड़ रहा है, तो वो आपको आसमान में अगर उड़ रहा है अत्यधिक ऊंचाई पर तो छोटा ही दिखाई देगा। तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां, यहां पर नोट करने वाला पॉइंट यह है कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। और यही जो विविध आकृतियां होती हैं भैया, यही नक्षत्र मंडल होती हैं। नक्षत्र मंडल आपसे पूछा जाए तो बताइएगा, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को हम लोग क्या कह सकते हैं? नक्षत्र मंडल कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नक्षत्र मंडल आप लोगों ने यहां से देख लिया कि क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कि अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। आपसे पूछा जाए कि अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है, नक्षत्र मंडल है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? नक्षत्र मंडल लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है, तो आप नक्षत्र मंडल आंसर लगाएंगे। सप्तऋषि, जैसे हम लोग सप्त को मतलब 7 और ऋषि मतलब संत, ये 7 तारों का समूह है। ठीक है, इस तरीके से 7 तारों का समूह है। नोट कीजिएगा, 7 तारों का समूह है। ठीक है, इस तरीके से। तो ध्यान दीजिएगा, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से, यहां पर देखिएगा वैसे ही टाइप कर दिया है जैसे मैंने बताया कि सभी कुछ एज इट इज टाइप किया गया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, नीचे वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, ये नीचे वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, वो टाइप कर दिया है होगा, उससे क्या मतलब है। अर्सा मेजर या बिग बियर ये नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि, सात मतलब सप्त का मतलब 7 और ऋषि मतलब संत, ये तारों का, यह 7 तारों का समूह होता है। सप्तऋषि क्या है? ये 7 तारों का समूह है। ठीक, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। सप्तऋषि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। आगे देखिएगा कि यहां पर प्राचीन समय में जैसे कि पहले की बातें होती थी, हम लोग जो दिशा है उसका निर्धारण कैसे करते थे, तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का जो निर्धारण है वो तारों की सहायता से करते थे। समझिएगा, उत्तरी तारा जो होता था वो उत्तर दिशा को बताता था, और इसे हम लोग क्या बोलते थे? ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा की अगर आपसे दिशा पूछी जाए तो आप उत्तर दिशा बताएंगे। ठीक है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, और इसे हम लोग क्या कहते थे? ध्रुव तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। आगे देखेंगे कि यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर होता है। ये सबसे मेन पॉइंट है, स्टार लगा करके लिखिए कि उत्तरी, ये जो ध्रुव तारा है ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर होता है भैया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्रुव तारा से रिलेटेड उत्तर दिशा में होता है, ये तो सब लोग याद रखे होंगे, लेकिन एक ही स्थान पर रहता है, ये मेन पॉइंट है। तो ध्रुव तारा
हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। नोट कीजिएगा, ये जो मैंने लाइन खींची है ना, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। समझ गए ना आप? सप्तऋषियों का जो सप्तऋषि है उसके क्या है, तारों का समूह है, 7 तारों का समूह है। और ये जो 7 तारों का समूह है, अगर हम इसे एक काल्पनिक रेखा के द्वारा आगे बढ़ाते हैं तो ये ध्रुव तारे को इंगित करता है इस तरीके से। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी तरीके से यहाँ कुछ ज्यादा हो गया होगा तो एक कम कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एक आध और बना लो, 6 हो गया। ठीक, 1 2 3 4 5 6, एक और बना लिया। ठीक, तो ये आगे इस तरीके से है। अगर हम इसको एक काल्पनिक रेखा में आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा, ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा। ठीक है, ये ध्रुव तारे को। और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कहा, स्टार लगा करके लिखिएगा भैया कि ध्रुव तारा आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, उत्तर दिशा में होता है। बस इतना लिखिए ध्रुव तारा के बारे में कि आसमान में एक ही स्थान पर रहता है, उत्तर दिशा। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। सप्तऋषि में आपको जो यहाँ पर पॉइंट मैंने बताया, ठीक है, और साथ ही याद रखिएगा, लिख लीजिए कि अर्सा मेजर बिग बियर नक्षत्र मंडल। ठीक है, अर्सा मेजर बिग बियर, उसी के आगे लिखिए नक्षत्र मंडल। ठीक है, नक्षत्र मंडल। आगे बढ़ेंगे तो अपने जो नोट्स हैं आप लोग उसको मेंटेन करते चलिए। ठीक है, टाइम मत गवाइए। आगे देखेंगे कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता। ठीक है, कुछ ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं भैया, ग्रह कहलाते हैं। नोट कीजिएगा, तो ग्रह क्या होते हैं, मिल गया ना इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्रह क्या होता है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है, देखिए, और तारे मैंने बताया ही आपको, तारे आप लोगों ने यहाँ पर पढ़े ही है कि तारे क्या होते हैं कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार में होते हैं, गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं, ऊष्मा प्रकाश होता है और बड़ी मात्रा में इसे उत्सर्जित करते हैं, तो ये तारे होते हैं। लेकिन ग्रह में नहीं होता। आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट को कि ग्रह में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, ग्रह के पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे ग्रह और तारे में अगर अंतर पूछते हैं, अभी एनसीईआरटी में जो प्रश्न उत्तर होते हैं ना, प्रश्न उत्तर की जो वहां पर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से प्रश्न उत्तर लिखे होते हैं, अगर आपसे वहां पर पूछा, एक शायद क्वेश्चन है भी कि ग्रह और तारे में अंतर बताइए, तो ग्रह में आप लोग याद रखिएगा कि इनका अपना स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जबकि तारों के पास अपना स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश होता है। ठीक है, तो ये इसमें एक तरह से अंतर आप लोगों से पूछा जा सकता है और शायद एक क्वेश्चन पूछा भी गया है इस तरीके का। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए तारों के बारे में, ग्रह के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर ग्रह के बारे में देख रहे हैं, तारों के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं कि इनमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है, ये तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, ग्रह तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। आप लोग ग्रह लिखिए, उसके आगे लिखिए कि ऊष्मा प्रकाश कट कर दीजिए, नहीं होता, आगे लिखिए कि तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, बस। ठीक, अब देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंग्रेजी ग्रह क्या कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग प्लैनेट कहते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन ये ग्रीक भाषा के किस भाषा से बना, ये जो प्लैनेट बना है ना भैया, ये किस भाषा से बना है, ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई। ठीक, ये हटा दीजिए, के नहीं, के तो उसमें आगे एक तरह से लिखा ही गया। ठीक है, भाषा उसमें ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। तो कौन सा शब्द है, तो प्लेनेटाई। इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा। देखिए हिंदी में बड़ी ई लग सकता है, छोटी ई कहीं पर हो सकता है, टाइप में आ जाए, लेकिन की स्पेलिंग आगे पीछे नहीं हो सकती है। ठीक है, आपको स्पेलिंग वाला याद रखना, PLANETAI, PLANETAI, ये जो है प्लेनेटाई। तो याद रखिएगा ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। और इसका अर्थ क्या होता है भैया, ये भी नोट करने वाला पॉइंट है। इसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक मतलब क्या है, चारों ओर घूमने वाला। परिभ्रमक मतलब चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा परिभ्रमक होता है प्लेनेटाई का मतलब। और पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ये भी क्या है, ग्रह है। ये भी ग्रह है, जिस पृथ्वी पे हम लोग रह रहे हैं, ये भी एक ग्रह है। आपको याद रखना है, पृथ्वी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। कौन, पृथ्वी। और जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, कौन, सूर्य। याद रखिएगा भैया। ठीक है, इतना आपको इसके बारे में याद रखना है, पृथ्वी ग्रह है। ठीक, और ये अपना संपूर्ण ऊष्मा किससे प्रकाश और किससे प्राप्त करती है, सूर्य से प्राप्त करती है। और पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन है, तो बताइए, याद रखिएगा, सूर्य। ठीक, और अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो प्लेनेट शब्द है, ग्रह है, ये अंग्रेजी में इसको प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, और ये किस शब्द से बना है, तो आपको याद रखना है कि ग्रीक शब्द से बना है, ग्रीक भाषा से बना है। किस भाषा में बना है, तो ये जो प्लेनेट आई है, ठीक, ये ग्रीक भाषा के प्लेनेट जो है, ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है। किससे बना है, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है। आपको याद रखना है, स्पेलिंग याद रखिएगा, इसको भले भूल जाइए, लेकिन PLANETAI प्लेनेटाई जरूर याद रखिएगा। ठीक,
और दूसरी चीज ये है कि इसका अर्थ भी आपको प्लेनेटाई का पता होना चाहिए। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, तो परिभ्रमक होता है, मतलब चारों ओर घूमने वाला ग्रह है। समझ गए ना आप लोग। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट, अगला जो है नोट कीजिएगा, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। नोट कीजिएगा, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। मेन पॉइंट आपने पकड़ा ना यहाँ पर कि चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पकड़ लिया कि यह हमारी पृथ्वी का सहचर भी है। तो चार ऑप्शन दे दीजिए, पूछा जाए कि पृथ्वी का सहचर कौन है निम्न में से, तो भैया चंद्रमा राइट आंसर, क्लिक वहां पर टिक कर देना, ठीक है। तो ये क्या है? पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए एनसीईआरटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग मिस मत कीजिएगा, पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। सभी कुछ आपको क्लास 6 से लेकर के 12 तक आपको कंप्लीट कराया जाएगी, बस आप लोग वॉच करते रहिए, ठीक है। तो देखिएगा, आगे कह रहे हैं कि तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है जो चंद्रमा है, ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो है उपग्रह है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक क्या है? उपग्रह है। और ये हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं, यानी पृथ्वी को मिलाकर के टोटल 8। समझ गए ना आप, ठीक। पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। 7 अन्य गैस जो ग्रह हैं वो इसी प्रकार से सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह भी है, नोट कीजिएगा कि उनमें कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है, ठीक, कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य है, जैसे कि आप लोगों ने एनसीईआरटी में देखा होगा, साइड में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए रहते हैं। तो उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि बृहस्पति हो गए, शनि है तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, ठीक है। बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इन तीनों को याद रखिएगा। इनके चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। ये जो छल्ले आप इनके चारों ओर देखेंगे ना, ये किससे बने हैं? तो ये असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से ही देखा जा सकता है। अगर आपको बृहस्पति, ये जो अन्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ठीक है, यहाँ पर जो नाम लिखे हैं ना, इनके चारों ओर अगर आपको छल्ले देखने हैं तो आपको किसी दूरबीन की सहायता लेनी पड़ेगी। और ये किससे बने हैं? ये छल्ले किस पदार्थ से? तो असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं, असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, जैसे कि आपका पहला पॉइंट बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, ठीक है, और उसके बाद चंद्रमा है, और यहाँ पर देखिएगा मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, और आपका देखिएगा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो है यूरेनस, और उसके बाद नेपच्यून, ठीक। तो सभी के सभी यहाँ पर आपने देखे होंगे, सभी के सभी लिखे हुए हैं। यहाँ पर 8वां नंबर नेपच्यून का है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। तो बुध में क्या है? सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिन में? 88 डेज में, 88 दिन में बुध जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करता है। इंपॉर्टेंट बात यह है भैया, यहाँ पर नोट कीजिएगा, एक परिक्रमण कितने दिन में? 88 दिन में। और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में, 59 डेज में। कितने डेज में? 59 डेज। तो अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 59 दिन में। इसका पूरा स्क्रीनशॉट पहले तो आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक। अब आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है शुक्र। अगर सबके देखेंगे, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और अपने अक्ष पर घूर्णन, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, अपने अक्ष पर घूर्णन, सभी का एक एक करके देखेंगे। तो बुध का आपने देखा कि अपने सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 88 दिन में, अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में। नोट करते जाइए एक एक करके। शुक्र जो है, इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 255 दिन, नोट कीजिएगा 255 दिन, और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन। आगे बात करेंगे थर्ड नंबर पृथ्वी। इंपॉर्टेंट आ गया ना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 365 दिन, 365 दिन, और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन, 1 दिन। चंद्रमा की संख्या कितनी है यहाँ पर? 1, ठीक, 1 दिन, ठीक, यहाँ पर 1। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि फोर्थ पॉइंट देखिएगा, मंगल क्या है? सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिन में? 687 डेज में, 687 दिन में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में। और मंगल के पास कितने चंद्रमा है? 2, याद रखिएगा, ये जो 2 लिखा है, ठीक। एनसीईआरटी का डेटा है, एनसीईआरटी का ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे देखेंगे बृहस्पति की बात करेंगे तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जो है 11 साल 11 महीने, लगभग 12 साल। यहां पर नोट कीजिएगा इस पॉइंट को कि 11 साल 11 महीने, 11 साल 11 महीने, 11 वर्ष और 11 माह, 11 वर्ष 11 माह। तो इसको अगर हम पूरी तरह से लगभग में माने तो क्या बोलेंगे? लगभग 12 साल ही तो बोल सकते हैं, लगभग 12 साल, ठीक, या 12 वर्ष, ठीक। आगे देखेंगे अपने अक्ष पर घूर्णन, तो ये 9 घंटे 56 मिनट, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना है तो इससे समय थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अपने अक्ष पर घूर्णन की बात करें तो 9 घंटे 56 मिनट, 9 घंटे 56 मिनट
चंद्रमा की संख्या कितनी है? लगभग 53, लगभग 53। 53 कितने चंद्रमा है बृहस्पति पर? लगभग 53। ठीक है, आगे बात करेंगे कि शनि की। शनि देखिएगा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 29 साल 5 महीने, कितने? 29 साल यानी 29 वर्ष और 5 महीने। अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट। इंपॉर्टेंट डेटा है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट। ठीक, और चंद्रमा की संख्या कितनी है? लगभग 53, इनकी भी है लगभग 53। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा यूरेनस। यूरेनस क्या है? सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल। 84 साल में यूरेनस जो है ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करता है 84 साल में, और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 17 घंटे 14 मिनट। 17 घंटे 14 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। और चंद्रमा की संख्या भैया अगर पूछा जाए यूरेनस पर कितनी है तो लगभग 27। क्या बताएंगे? 27। पृथ्वी पर कितनी है बताइएगा? 1। ठीक, और मंगल पर कितनी है बताइएगा? 2। ठीक है, बृहस्पति पर लगभग 53, शनि पर लगभग 53 चंद्रमा की संख्या। और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यूरेनस के बाद किसका नंबर आता है? नेपच्यून का। किसका नंबर आता है भैया? नेपच्यून का। अब देखिए जो नेपच्यून है ना, यहाँ पर नेपच्यून नहीं लिखा है, लेकिन आप समझ गए होंगे आप लोग कि अब यूरेनस है तो इसके बाद नेपच्यून का ही नंबर आएगा। तो नेपच्यून का नंबर है तो देखिएगा नेपच्यून ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कितने साल में? 164 साल में, सबसे देर में 164 साल में, 164 साल में। अब नोट कीजिए, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट, 16 घंटे 7 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन है। और चंद्रमा की संख्या कितनी है? 13 है। चंद्रमा की संख्या कितनी है? 13 है। तो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपने देखे। पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य जो ग्रह थे, ठीक है, पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य जो ग्रह थे। अब यहां पर देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह क्या होते हैं भैया? आंतरिक ग्रह देखिए जो सूर्य के सबसे नजदीक है ना, जो पास में है सूर्य के, उसे आंतरिक ग्रह कहेंगे। ठीक है, और किससे बने होते हैं? तो चट्टानों से बने होते हैं। याद रखिएगा, आंतरिक ग्रह सूर्य के काफी नजदीक हैं, पास में हैं, और ये चट्टानों से बने होते हैं। अब इनका एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जाए कि इनमें से कौन से आंतरिक ग्रह हैं, जैसे कि 8 के 8 दे दिए, 8 के 8 दे दिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून, सभी दे दिए, सभी के सभी दे दिए। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे बताइए? उस स्थिति में आपसे पूछा जाए कि आंतरिक ग्रह कौन है और बाह्य ग्रह कौन से है, तो आपको पता होना चाहिए। यहां पर नोट कीजिएगा कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये क्या है? आंतरिक ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह हैं। और इसी के बाद अगर बाह्य ग्रह पूछें तो बाकी 4 बाह्य ग्रह हुए, लेकिन आपको कोई एक याद करना पड़ेगा। चाहे आंतरिक ग्रह याद कर लीजिए और चाहे बाह्य ग्रह याद कर लीजिए, लेकिन बुध शुक्र पृथ्वी मंगल इसको याद रखिए, किसी एक को, जैसा आपको सुटेबल लगे। ठीक, तो आंतरिक ग्रह होते क्या हैं? याद रखिए, सूर्य के सबसे नजदीक और चट्टानों से बने होते हैं। ठीक, और बात करेंगे बाह्य ग्रह की, तो देखिए बाह्य ग्रह भैया होते हैं जो सूर्य से बहुत दूर हैं और बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। आंतरिक ग्रह जो हैं, आंतरिक ग्रह ये चट्टानों से बने हैं, जबकि बाह्य ग्रह जो है गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। अंतर है, याद रखिएगा। पूछा जाएगा बताइए निम्न में से कौन से गैस और तरल पदार्थों से बने हैं? कौन से ग्रह? आंतरिक ग्रह कि बाह्य ग्रह, या दोनों? आपको ऑप्शन, क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, क्वेश्चन कहा जाएगा बताइए निम्न में से कौन से ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने हैं? कौन से ग्रह तरल गैस और तरल पदार्थों से बने हैं? वहां पर ऑप्शन आपको एक दे दिया जाएगा आंतरिक ग्रह, ठीक है, एक आंतरिक ग्रह दे दिया जाएगा, दूसरा बाह्य ग्रह दे दिया जाएगा, तीसरा दे देंगे ऊपर ये दोनों, सी ऑप्शन दे देंगे ये दोनों, ए और बी, और डी दे देंगे उपरयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इसमें देखिएगा जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये जो आंतरिक ग्रह है ना, आंतरिक ग्रह ये तो चट्टानों से बने हैं, और अगर जो बाह्य ग्रह हैं यही गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। समझ गए ना? ठीक, तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा डेटा इसमें दिया है। ठीक है, जो कि एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा अब इसके जो एग्जाम्पल है आपको याद रखना है। बाह्य ग्रह के बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून, बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून, पूरा एक एक डेटा एनसीईआरटी का है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आंतरिक ग्रह हो गए, और बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून ये आपके बाह्य ग्रह हो गए, है ना? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ेंगे, देखिएगा अगला पॉइंट है आंतरिक ग्रह के बाद सौर मंडल। अब बात आ गई ना सौर मंडल पे। ठीक है, सौर मंडल में पृथ्वी, आपने शुरुआत में ही देखिए इसका नाम पढ़ा, चैप्टर का नाम, कि सौर मंडल में पृथ्वी, और सौर मंडल पर अब पहुंचे। तो अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हैं ना तो इसी तरीके से भैया पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, और समय देंगे तो ही आपकी चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक, अगर आप एमसीक्यूज के भरोसे रहते हैं, 4 5 10 एमसीक्यूज लगा लेते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न लगा लेते हैं और उनसे समझ लेते हैं कि पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, तो शायद हो जाए आपका। लेकिन कि मेरा तो यही आपसे आपको जो है एक सलाह है कि आप लोग उसको डिटेल में पढ़ें। ठीक है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए सौर मंडल की बात करेंगे, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं। ठीक है, देखिए सौर मंडल, सूर्य जो है 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह,
या उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। यहां पर नोट कीजिएगा, यहां पर कहा गया सूर्य कॉमा 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड। ठीक है, नोट कीजिएगा इस बात को, पॉइंट को फिर से थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। क्या क्या है? सूर्य है, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं और अन्य कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड, ये सभी मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो सौर मंडल का निर्माण कौन कौन करते हैं? अब देखिए, आपसे कहा जाएगा निम्न में से सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, सूर्य दे दिया, 8 ग्रह दे दिया, या कोई एक ग्रह का नाम दे दिया, उपग्रह कोई दे दिया जैसे चंद्रमा। तो भैया सूर्य हो गया, ठीक है, ग्रह हो गए 8, 8 के 8 और उपग्रह हो गए और कुछ अन्य खगोलीय पिंड हो गए और क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड हो गए, ये सभी तो मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। अब वहां पर आपसे क्या है कि कोई एक ऐसा ऑप्शन दे देंगे, अब वहां पर क्लियर नहीं होगा, आपको पहले से पता नहीं है इसकी डेफिनेशन, तो गलत तो कर ही बैठेंगे। ठीक, तो यहां से जो मतलब कि जो इंपॉर्टेंट डेटा है एनसीईआरटी का, इसको आपको याद रखना है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, ये सभी सौर मंडल का निर्माण करते हैं। आगे देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया क्या है? सूर्य है। मुखिया क्या है? सूर्य है। सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया क्या है? सूर्य है। आगे बढ़ेंगे तो सौर मंडल के बारे में आपने यहाँ पर सबको देखा। सूर्य के बारे में अब देखेंगे। देखिए, सौर मंडल के बारे में आपने देखा कि कौन कौन? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ठीक, सभी सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक, आगे देखेंगे एक एक करके सूर्य के बारे में, फिर उसके बाद देखेंगे ग्रह के बारे में, फिर देखेंगे सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका क्या है, वो भी देखा जाएगा। क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है ना, आपको दे दिया जाएगा, बताइए सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार यहाँ पर जो है ग्रहों के नाम जो है सुमेलित कीजिए, या ग्रहों के नाम बताइए कौन कौन से होंगे। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा उसमें, ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे होगा, तो आपको अरेंज करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन अभी इससे हम समझा देंगे आपको। तो पहले सूर्य के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, सूर्य के बारे में यहाँ पूरा डिटेल में दिया हुआ है, जो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। याद रखिएगा कि कहां पर है? सौर मंडल के केंद्र में है। ठीक, यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ठीक, इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। इसका खिंचाव बल जो है इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। याद रखिएगा भैया, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अकेला एकमात्र स्रोत है सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको स्टार लगा करके लिखिए। ठीक है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, लिख लीजिए केंद्र में। आगे लिखिए बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैस है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ठीक, और सूर्य जो है सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। आगे देखेंगे, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे, इतना गर्म रहता है, उसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को कैसे महसूस कर सकते हैं? ठीक, तो आज सब कुछ जल जाएगा। देखिए आगे देखेंगे, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। नजदीक का है लेकिन फिर भी दूर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा, नजदीक का है फिर भी बहुत दूर है। ठीक, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब सोच लीजिए, इतना नजदीक होने के बावजूद भी दूर है। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य पृथ्वी से। तो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी पता चला, स्टार लगा करके इसे भी नोट कीजिए। आगे बढ़ेंगे, सूर्य के बारे में देख लिया, अब ग्रह की बात आती है। तो देखिए, हमारे सौर मंडल में ग्रह कितने हैं? आपने पीछे पढ़े, ठीक, 8 ग्रह। ठीक, और आंतरिक ग्रह के बारे में जाना, बाह्य ग्रह के बारे में जाना। ठीक, अब देखिएगा 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। कौन कौन से? सूर्य से दूरी के अनुसार। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से पहले ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार यहां पर इसको नोट कीजिए एक एक करके। तो ये पूरा ये, ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल, पांचवा है बृहस्पति, छठा है यूरेनस, पांचवा है बृहस्पति, छठा है शनि। ठीक ठीक, छठा है शनि, गलती से निकल गया, सॉरी। और सातवां है यूरेनस और आठवां है नेपच्यून। ठीक, यहाँ पर नेपच्यून छिप गया है। देखिए ये है नेपच्यून। ठीक, तो यहाँ से ऐसे इसको बॉक्स में बंद कीजिए, ऐसे ये इस तरीके से। ठीक, तो पहला फिर से देखेंगे, बुध, फिर शुक्र, नंबर 1, यहाँ पर नंबरिंग करते जाते हैं। 1 यानी बुध, दूसरा क्या है? शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल, पांचवा है बृहस्पति, छठा है शनि, सातवां है यूरेनस और आठवां है नेपच्यून। ये सभी सूर्य से दूरी के अनुसार, ठीक है, जो ग्रह हैं, ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक, याद रहेगा ना आप लोगों को, सूर्य से दूरी के अनुसार। ठीक, अब यहां पर बात करेंगे, देखिए, और यानी आपसे पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, तो बुध बताएंगे। दूसरे नंबर पर शुक्र, तीसरे नंबर पर अगर प्रश्न पूछा जाए सूर्य से दूरी के अनुसार जो है पृथ्वी किस नंबर पर है, तो तीसरे पर है। ठीक, और इसी तरीके से मंगल जो है चौथे नंबर पर है, बृहस्पति पांचवें नंबर पर है। ठीक, शनि जो छठे, यूरेनस सातवें और नेपच्यून आठवें। आगे देखेंगे, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह
एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसका रास्ता कैसा है, दीर्घवृत्ताकार है, लघुवृत्ताकार है, तो आपको दीर्घवृत्ताकार भैया आंख बंद करके टिक कर देना है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये पथ कैसा है, तो ये पथ है दीर्घवृत्ताकार। कैसा है, दीर्घवृत्ताकार है, याद रहेगा, ठीक है आप लोगों को। और ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, देखिए अभी बात की गई थी, बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है। दूसरे पर पृथ्वी शुक्र है, तीसरे पर पृथ्वी, चौथे पर मंगल, पांचवें पर बृहस्पति, छठे पे शनि और सातवें पे यूरेनस, आठवें पे नेपच्यून। तो बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। अभी आपने यहां पर देखा ना, देखिए सब कुछ आप लोगों ने यहां पर देखा है कि बुध की बात कर रहे थे कि इसे जो है सूर्य का चक्कर लगाने में कितने 88 दिन लगते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 59 दिन का समय लगता है। सब कुछ देखिए उसी तरीके से जैसे आपने स्टार्टिंग में पढ़ा ना, तो सब कुछ देखिए अब रिलेट हो रहा है, ठीक। तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, बस थोड़ा सा समय। अब आगे देखेंगे, अगला है पॉइंट, नोट कीजिएगा, यहां पर हम लोग पहुंच गए हैं। तो दीर्घवृत्ताकार में फैले होते हैं, दीर्घवृत्ताकार में फैले होते हैं और कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में केवल 88 दिन का समय लगाते हैं, ठीक। आगे बात करेंगे, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान जो तरीका है, ये एनसीईआरटी में दिया है भैया। एनसीईआरटी में कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में एज इट इज दिया है, वही आप लोगों को यहाँ पर जो है उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नर्स, ठीक। यहाँ पर क्या लिखा है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नर्स, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज ये देख रहे होंगे कि हर एक वर्ड में, हर एक शब्द में फर्स्ट लेटर यहाँ पर रेड कलर से कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये रेड कलर से इसलिए किया गया है कि ये सभी जो है ना, आपको इसका फर्स्ट लेटर लेना है, इसका फर्स्ट लेटर लेना है, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ठीक। और उन सभी से क्या बन जाएंगे, हमारे ग्रह, ठीक। तो देखिए पहले वाले एम से क्या मतलब, मरकरी, ठीक। फिर उसके बाद सेकंड वाले से क्या है, सेकंड वाला है वी यानी विनस, ठीक। और थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है यहाँ पर देखिए ई है ना, थर्ड नंबर 1 2 और 3 पर पहुंच गया ना, थर्ड वाला इफिशिएंट। तो इफिशिएंट पे ई ले लेंगे इसका, तो ई से क्या होगा, अर्थ होगा। उसके बाद मदर का एम ले लेंगे, ठीक है, उससे हम लोग मार्स याद रखेंगे। उसके बाद जे, जस्ट का जे ले लेंगे, तो जे से जुपिटर याद रखेंगे। फिर सर्व्ड का हम लोग एस ले लेंगे, सर्व्ड का एस ले लेंगे तो वहां से सेचुन याद रखेंगे। और अस का हम लोग यू ले लेंगे, यूरेनस याद रखेंगे। और यहाँ पर देखिए नर्स का हम लोग एन ले लेंगे, तो उससे हम लोग नेपच्यून याद रखेंगे। तो याद रहेगा ना आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको ट्रिक को, अगर आपको ट्रिक ठीक लगती है तो याद कीजिए, या जैसे भी आपको याद होता है बस भैया याद रखिए। एग्जाम में आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, गलत ना हो वहां पर, ठीक है। बस प्रयास यही है कि आपका किसी भी तरीके से गलत ना हो, ठीक। और देखिएगा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, मैंने फिर बोला कि 6 से 12 तक का सब कुछ कवर कराया जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए प्लीज़। आप लोगों को सपोर्ट का जो है ज़रूरत है, काफ़ी सपोर्ट किया है, प्लीज़ इसी तरीके से और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेटा जितना भी होता है आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाया जाता है, कोई इधर उधर की बातें नहीं, सीधे हम लोग मुद्दे पर बात करते हैं, ठीक है। जो है मेन टॉपिक पर बात करते हैं, ये नहीं कि इधर उधर की बातें कर रहे हैं वीडियो में, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पर ये स्ट्रिक को अगर आपको पसंद आती है तो याद कीजिए, नहीं पसंद आती तो एज इट इज जैसे भी आपकी इच्छा करे उसको बस याद रखना है, ठीक। तो याद रखिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नर्स, ठीक। तो एम से मरकरी, वी से वेनस, सी से ई से अर्थ, एम से मार्स, सेकंड वाले एम से यहाँ पर, ठीक। ये जो मतलब पहला एम ये है, दूसरा एम यहाँ पर है। जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। आगे बढ़ेंगे, अगला है, नोट कीजिए कि शुक्र, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, शुक्र, ठीक है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। पूछा जाएगा बताइए निम्न में से किसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। वहां पर 4 ऑप्शन दे देंगे, बुध, मंगल और बृहस्पति, शनि, ठीक है, शुक्र। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन में कोई भी रख सकते हैं। तो आपको शुक्र राइट आंसर लगाना है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ठीक। क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। इसका कारण क्या है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए जुड़वा ग्रह तो माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्यों, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। यही कारण है कि इससे शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, जुड़वा ग्रह माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा, आकार एवं आकृति के कारण। तो ये आकार और आकृति में पृथ्वी के जैसे ही है, इसी कारण से शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अभी तक प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, माना जाता था, लेकिन परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक, और कब हुई थी ये बैठक, नोट कीजिएगा, अगस्त 2006, कब, अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, नोट कीजिएगा, अन्य खगोलीय पिंड जो कि 2003 UB 313, ठीक है, सिरस, UB 313 सिरस तथा प्लूटो, ये क्या है, बौने ग्रह कहे जाते हैं।
तो आपको प्लूटो को याद रखना है, ये क्या है, बौने ग्रह में अब इसको डाल दिया गया बौने ग्रह, ठीक। और उसके अलावा अन्य को भी याद रखिएगा, जैसे कि 2003 UV313 सिरस, 2003 में यूबी इसको याद रखिएगा, एक मिनट ये हटा दीजिए पहले, 2003 में यूबी, ठीक है, यूबी ठीक है, बड़ा कर दीजिए, एक मिनट भाई, इसको इस तरीके से लिखना है, ठीक है, देखिएगा UB313, ठीक, सिरस, सिरस, ठीक है। तो ये जो थे ये और साथ ही प्लूटो इन दोनों को भैया बौने ग्रह में डाल दिया गया, किसमें, बौने ग्रह में। और ये बैठक कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की, तो अगस्त 2006 में निर्णय लिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेट पूछी जा सकती है एग्जाम में, डेट पूछी जा सकती है, कब लिया गया था यह निर्णय, इसको प्लूटो और जो UB313 सिरस है इसको बौने ग्रह में डाला गया, कब, किस बैठक में, और ये बैठक कब हुई थी, तो आपको याद रखना है अगस्त 2006 में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला है, देखिए यहाँ पर लिखा है क्या आप जानते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें इस तरीके से लिखा होता है, तो यहाँ पर उसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखा गया है कि क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में भैया सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। जो पौराणिक रोमन कहानियां थी उनमें सोल किसको कहा जाता था, तो सूर्य देवता को कहा जाता है, ठीक है। और सौर शब्द का जो अर्थ है वो सूर्य से संबंधित है, ठीक, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल सोलर सिस्टम कहा जाता है, सौर मंडल सोलर सिस्टम कहा जाता है सूर्य के परिवार को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो सूर्य के परिवार को, अब देखिए प्रश्न ऐसे बनेगा कि बताइए सूर्य के परिवार को कहा जाता है, सूर्य के परिवार को कहा जाता है, सौर मंडल दे देंगे, नक्षत्र मंडल दे देंगे, उपग्रह दे देंगे, उपग्रह दे देंगे, आप राइट आंसर सौर मंडल लगा के आएंगे अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है, या हो सकता है कहीं और से पढ़ा हो, जरूरी नहीं, बस ये है आपको पता होना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी अगर आप पढ़ के जाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो देखिएगा सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं, सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। और रोमन कहानियों में जो पौराणिक रोमन कहानी थी उनमें सोल किसको, सूर्य के देवता को कहा जाता था, सौर शब्द का क्या है, सूर्य से संबंधित। आगे बढ़ेंगे, ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कीजिएगा, ठीक। अब देखिए शब्द की जो उत्पत्ति है, ठीक, शब्द की उत्पत्ति, अब कौन कौन से शब्द की, अब देखिए ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम भाषा में करते हैं, नोट कीजिएगा, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, देखिए आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, भूगोल पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी क्या है, अंग्रेजी शब्द है, पता ही है, ठीक। लेकिन ये कहां से बना है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, पृथ्वी का विवरण, ग्रीक भाषा से लिया गया है। और इसका अर्थ क्या है ज्योग्राफी का, इसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। अब आपसे कहा जाए बताइए ज्योग्राफी शब्द का अर्थ है, चार ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको बताना होगा, पृथ्वी का विवरण आपको याद रखना है। ज्योग्राफी अंग्रेजी शब्द है और ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, इसका अर्थ क्या है, पृथ्वी का विवरण है। अब देखिए ये दो ग्रीक शब्दों से बना है, कितने, दो ग्रीक शब्दों से बना है। आपको ये भी याद रखना है कि ज्योग्राफी ये जो है किस भाषा से बना है, तो ग्रीक भाषा से बना है। और कितने शब्दों से बना है, दो शब्दों से बना है। पहला कौन सा, जीई का अर्थ क्या है, यहाँ पर जीई का अर्थ है पृथ्वी, जीई का अर्थ क्या है, पृथ्वी। और दूसरा क्या है, ग्राफिया, ठीक है, ग्राफिया का अर्थ क्या है, लिखना, नोट कीजिएगा, पहला है जीई और दूसरा है ग्राफिया, पहला है जीई दूसरा है ग्राफिया। तो यहाँ पर ये जो जीई है इसका अर्थ याद रखिएगा पृथ्वी है, और जो यहाँ पर ग्राफिया है इसका अर्थ क्या है भैया, लिखना है। ग्राफिया को इसका स्पेलिंग याद रखिएगा, GRAPHIA, ग्राफिया, लिखना। तो आपको याद रखना है दो शब्दों से बना है, जीई और आपका ग्राफिया, जीई और ग्राफिया, ठीक। पहले का अर्थ है पृथ्वी, जीई का, और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। तो इस तरीके से जो शब्दों की उत्पत्ति वो भी आपको याद रखना है। और ज्योग्राफी शब्द का अर्थ बताइए क्या है, पृथ्वी का विवरण, ठीक, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट है, अब देखिए बहुत बढ़िया यहाँ पर जो है डेटा है, देखिएगा इसमें ये जो लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जियो प्लस लॉजी, ठीक है, जियो प्लस लॉजी। तो देखिए ये पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बाद में नोट कीजिएगा। तो देखिए इसमें हम लोग एक एक शब्द को देखेंगे, हिंदी के साथ ही इंग्लिश के साथ ही, पहले हम लोग हिंदी के साथ देखेंगे, ठीक। जियो प्लस लॉजी, अगर लिखा है जियो प्लस लॉजी तो इसका मतलब क्या हुआ, पृथ्वी का अध्ययन, ठीक। और अगर हम इसके साथ क्या ले लें, इंग्लिश में इसका ले लें जियो प्लस LOGIA, इस तरीके से लिखा कि आ जाए, आपका चार ऑप्शन बना दिए जाए ना, ठीक है, जरूर नहीं कि इसी से बनाया जाए, ठीक है, आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसी तरीके से जियो प्लस लॉजी ऐसे GEO प्लस LOGIA ऐसे जियो प्लस लॉजी। अब आके आपसे पूछा जाएगा बताइए इसमें क्या कौन सा राइट होगा, तो आपको जो है वहां पर चार ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको याद रखना है पृथ्वी का अध्ययन, जियो प्लस लॉजी, पृथ्वी का अध्ययन। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है जियो प्लस मैट्री, ठीक, पहले हिंदी वाले में अगर ऐड करके पूछते तो पृथ्वी का मापन, या फिर आपसे कहा जाता है GEO प्लस METRI, जियोमेट्री, पृथ्वी का मापन। आगे इसी तरीके से थर्ड वाला पॉइंट पहला हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड पॉइंट है जियो प्लस ऑइड्स, तो जियो प्लस ऑइड है तो पृथ्वी के
आकार के अनुरूप, यानी GEO प्लस OEIDES। मैंने कहा ना इंग्लिश वाले जो है अगर आप याद रखते हैं ना तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें स्पेलिंग तो भैया आगे पीछे होना ही नहीं है। ठीक, इसमें भी नहीं होगा, थोड़ा सा वो आगे पीछे हो जाता है, बड़ी ई छोटी ई कहीं लग जाता है टाइपिंग में। ठीक है, तो जियो प्लस ऑइड ये क्या होगा, पृथ्वी के आकार के अनुरूप, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो याद रखिएगा जियो प्लस लॉजी इसको क्या कहेंगे, जियो प्लस लॉजी भैया, जियो प्लस लॉजी ये है पृथ्वी का अध्ययन। ठीक, और जियो प्लस मैट्री ये है पृथ्वी का मापन, और जियो प्लस ऑइड ये है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, अपने नोट्स में इसी तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, अपने नोट्स में लिख लीजिए। आगे देखेंगे, अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं और 1000 लाइक्स आ जाते हैं ना, इस पे 1000 लाइक, ठीक है मैं बता रहा हूँ 1000 लाइक्स आ जाते हैं तो इसका पीडीएफ फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ भी जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, बस आप लोग 1000 लाइक्स इसको पहुंचा दीजिए। ठीक, तो देखिएगा इसमें लिखा है, क्या आप जानते हैं क्या रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे, खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोलीय शास्त्र कहते हैं। तो भैया खगोलीय शास्त्र किसे कहते हैं, मिल गया ना इंपॉर्टेंट पॉइंट, खगोलीय शास्त्र खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में, खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन जो करेगा उसे खगोलीय शास्त्र कहते हैं। ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी आपने पढ़ा होगा हिंदी में कि खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को कहते हैं खगोलीय शास्त्र, खगोल शास्त्री। क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री। तो उसी तरीके से यहां पर आपको परिभाषा में याद कर लीजिए। ठीक, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं। तो आर्यभट्ट को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नाम है, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ठीक है, तो आगे देखेंगे, उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। किसके कारण, परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। और आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। तो इसको आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट यही है कि आर्यभट्ट जी ने बताया था कि सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। आर्यभट्ट को याद रखिएगा, ये प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ठीक है, प्राचीन भारत में। आगे आपको यह भी याद रखना, खगोल शास्त्री कहते किसे, खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में जो अध्ययन करते हैं उन्हें खगोल शास्त्रीय कहा जाएगा। बस इतना ही पॉइंट आपको नोट करना है, बाकी कुछ नहीं इसमें। ठीक, आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है कि पृथ्वी, अब बात आती है पृथ्वी की। ठीक है, सौर मंडल में पृथ्वी, आपने जो चैप्टर का नाम सुना था, पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, सौर मंडल में पृथ्वी, सौर मंडल में पृथ्वी। अब भैया धीरे धीरे आप लोग आगे सौर मंडल में पृथ्वी, पृथ्वी तक पहुंच गए। देखिए एक एक शब्द आप लोगों ने यहाँ पर अगर शुरुआत से अभी तक पढ़ा है ना, तो आप लोगों को निश्चित तौर पर बिना लाइक किए आप लोग जाएंगे नहीं। ठीक है, आप लोगों को निश्चित तौर पर इसे ये अच्छा लगेगा। और देखिएगा आपने सौर मंडल शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है, शुरुआत हुई आपके ग्रह से। ठीक है, शुरुआत हुई आपके चंद्रमा से, ग्रह से। ठीक है, पूर्णिमा अमावस्या से हुई, और धीरे धीरे आप लोगों ने सौर मंडल के बारे में पढ़ा, फिर सूर्य के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर ग्रहों के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पृथ्वी के बारे में। ठीक, कितनी देर में आए हम लोग। ठीक, लेकिन अगर डिटेल में पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज आपकी क्लियर भी हो रही। सौर मंडल में पृथ्वी चैप्टर का नाम है, लेकिन स्टार्टिंग में ही नहीं पढ़े, अब आ जाकर के अब ये नंबर आया है पृथ्वी का। ठीक, तो देखिए पृथ्वी के बारे में यहाँ पर हम लोग सब कुछ जानेंगे। देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आपको स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, सब कुछ आपको कायदे से बता रहा हूँ, बस आप लोग एक बात ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पर जब मैंने बताया था आपसे कि सूर्य से दूरी के अनुसार कौन ग्रह जो हैं वो कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। मैंने बताया था बुध पहला है, शुक्र दूसरा और पृथ्वी तीसरा, ठीक, पृथ्वी तीसरा, मंगल चौथा। तो पृथ्वी तीसरा है ना, तो यहाँ पर आ गया ना पृथ्वी के बारे में। जब हम लोग पृथ्वी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आ गया। ठीक, अगर आप इसी तरीके से पढ़ते चलेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है ये एमसीक्यू के फॉर्म में तो वो आपका गलत नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एक एमसीक्यू याद कर लेते, सोचते इसी के भरोसे सब कुछ सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, तो शायद मुश्किल होगा थोड़ा। ठीक है, आगे देखेंगे, आकार में यह पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आकार की बात करें, सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर बात करें तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है, लेकिन अगर आकार की बात करें तो यह पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। और यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, याद रखिएगा, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ठीक है, आगे बात करेंगे, यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भू आभ कहा जाता है इसके आकार को। और भू आभ के अर्थ हैं पृथ्वी के समान आकार। भू आभ का अर्थ क्या है, पृथ्वी के समान आकार। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भू आभ शब्द को नोट कीजिएगा, चपटे हुए ध्रुवों पर ये थोड़ी सी चपटी है और इसी कारण से इसे भूआब कहा गया है। तो चपटी होने के कारण इसे भूआब कहा गया है और इसका अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। ठीक है, संभवतः। और पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी, दोनों पॉइंट याद रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है पृथ्वी है ऐसे दे दिए, पृथ्वी है क्या है, अत्यधिक गर्म है, अत्यधिक ठंडी है। ठीक है, या अत्यधिक गर्म है, अत्यधिक गर्म है, अत्यधिक ठंडी है। दूसरा ऑप्शन तीसरा दे दिया,
आपको ना तो अधिक गर्म है, चौथा दे दिया ना तो अधिक ठंडी है, और उसके बाद फिर ए बनाया, फिर बी बनाया, फिर सी बनाया, फिर डी बनाया, और ए में ऊपर के दो रख दिए, बी में नीचे के दो रख दिए, नीचे के दो यानी पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है, और सी आपका नीचे के दो ये जो है ना अधिक ठंडी है, इसको रख दिए। तो आपका जो है इसी के अकॉर्डिंग आंसर अब बनेगा। तो याद रखिएगा पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनाया जाए आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है, आपका गलत नहीं होने पाएगा। तो याद रखिएगा पृथ्वी के बारे में कि ये जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर बात करें तो तीसरा ग्रह है, आकार में पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है, पांचवां, और ध्रुवों के पास चपटी है, इसी कारण से इसे भूआब कहा जाता है, और इसका अर्थ क्या है, पृथ्वी के समान आकार, ठीक। और संभवतः जो जीवन भी है पृथ्वी पर ही पाया जाता है, ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडी, ठीक। इतना आपको क्लियर रखना है पृथ्वी के बारे में, ठीक। क्लास 6 के एनसीईआरटी, क्लास 6 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्लास 6 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस बात को भी आपको ध्यान देते जाना है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस है, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, ठीक है। अद्भुत ग्रह, पानी है, वायु है, ठीक है, ऑक्सीजन है। तो ये सभी कारण हैं जिनके कारण से हम लोग इसे अद्भुत ग्रह भी कहते हैं। तो अद्भुत ग्रह कहने का कारण आप लोग समझ गए होंगे, पानी, वायु, आवश्यक जो जीवन के लिए आवश्यक गैस है जैसे ऑक्सीजन हो गई, ये सभी कुछ मौजूद है, तो ये अद्भुत ग्रह हुआ ही, ठीक। आगे देखेंगे, अंतरिक्ष से अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी का रंग कैसे दिखाई पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे नीला। कैसा दिखाई देता भैया, तो नीले रंग का दिखाई पड़ता है, ठीक है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, और नोट कीजिएगा क्यों, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसका 2/3 पार्ट पानी से ढका हुआ है, इसी कारण से इसे नीला ग्रह कहा जाता है। कारण समझिएगा कि 2/3 हिस्सा जो है पृथ्वी का वो पानी से ढका है, पानी से ढका है, और इसी कारण से इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमारी पृथ्वी नीली रंग की दिखाई पड़ती है। अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, यहाँ पर पानी है, वायु है, जीवन के अनुकूल है, साथ ही जो जीवन के लिए उपयोगी गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन हो गई, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये सभी कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, इसी कारण से इसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। नीला अंतरिक्ष से देखने पर लगता है 2/3 हिस्सा, क्यों, क्योंकि 2/3 हिस्सा इसका पानी से ढका हुआ है, ठीक। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं पृथ्वी के बारे में, आपने नोट कर लिए होंगे। अब बात आती है भैया चंद्रमा की। चंद्रमा, ठीक, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। नोट कीजिएगा, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अब इसका भी प्रूफ आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में पढ़ा था भैया, देखिए पृथ्वी की बात आई ना, तो यहाँ पर आपने देखा ये जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 365 दिन। क्लास 6 एनसीईआरटी क्लास 6 के अकॉर्डिंग आप लोग याद रखिएगा, वहां पर 365 होल 1/4 मत लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको आपको देखना है क्लास 6 के अकॉर्डिंग, ये बात भी ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो आगे देखेंगे, अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में और चंद्रमा की संख्या 1 आ गई ना। तो वही जो चंद्रमा की अब बात कर रहे हैं, चंद्रमा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नोट कीजिएगा चंद्रमा के बारे में कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, और वो क्या है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4, 1/4 पार्ट। सोचो पृथ्वी कितनी बड़ी है, समझ गए ना। इसका 1/4 है केवल व्यास, किसका, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 पार्ट है, ठीक, 1/4। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है, ये ज्यादा पास है, ठीक। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो ग्रह दूर है वो छोटे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, जो तारे दूर हैं वो छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो ये बड़ा किस लिए दिखाई पड़ता है, इसका कारण यही कि थोड़ा सा ये पास में है। अब देखिएगा ये जो है यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना है भैया, नोट कीजिए, 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,000, बस इसी पॉइंट को नोट कीजिएगा स्टार लगा करके। पृथ्वी से कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब इसकी तुलना आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्या कितना दूर है, कितना पास है, ठीक है। तो याद रखिएगा व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 ही है, ठीक। और पृथ्वी के पास केवल एक चंद्रमा है, एक। स्टार्टिंग में अगर आपने नोट्स लिखा होगा ना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस एक पॉइंट लिखने की जरूरत है। इसकी जो दूरी है पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर, इतनी लिख लीजिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं इसमें लिखना, ठीक। आगे देखेंगे, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने, 27 दिनों में, कितने, 27 दिनों में। इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में, लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। आगे बढ़ेंगे तो लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग, नोट कीजिएगा, दिखाई पड़ता है, केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखेंगे, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। नोट कीजिएगा, पृथ्वी की तो हैं, लेकिन चंद्रमा की जो परिस्थितियां हैं वो जीवन के अनुकूल नहीं है, जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं, पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। नोट कीजिएगा। अब आपसे यहां से एक प्रश्न बन सकता है
कि ये जो इसकी सतह पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं, नोट कीजिएगा क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा कि पर्वत, मैदान, जो गड्ढे हैं, ठीक है, ये चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। और ये कब छाया, इनकी छाया को कब देखा जा सकता है, इनकी छाया को कब देखा जा सकता है? आपको ऑप्शन देंगे पूर्णिमा, अमावस्या, और भी वहां पर 2 ऑप्शन और दे देंगे, ठीक है। इसी तरीके से पूर्णिमा, अमावस्या हो सकता है, ए बी सी दोनों दे, ए बी दोनों दे दें सी ऑप्शन में। तो आपको याद रखना है भैया कि पूर्णिमा के दिन, कब? पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो कि छाया बनाते हैं चंद्रमा की सतह पर, तो ये पूर्णिमा के दिन ही हम लोग इसकी छाया को देख सकते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर आपने नोट किया कि पृथ्वी का चक्कर कब, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? तो 27 दिन में पूरा करता है, ठीक, 27 दिन में। और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है, इतने ही समय में यह अपने अक्ष पे भी चक्कर लगाता है। और इसके परिणाम स्वरूप हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ठीक। आगे बात करेंगे क्षुद्र ग्रह। अब बात आ गई क्षुद्र ग्रह की। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सिर्फ तारे ही नहीं, ग्रह नहीं, कुछ असंख्य छोटे पिंड भी हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा जाए, बताइए क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं किसके किसके बीच? तो याद रखिए 2 यहाँ पर ग्रह, मंगल, बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच ये पाए जाते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद क्या हुआ कि ग्रहों से टूटकर अलग हो गए, ग्रहों से टूटकर ये अलग हो गए। यानी कि ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, ये ग्रह के ही पार्ट हैं, जो प्लेनेट हैं उन्हीं के ही पार्ट हैं। लेकिन कुछ समय पहले क्या हुआ कि विस्फोट हुआ और ये टूटकर अलग हो गए, ठीक है, टूटकर अलग हो गए। अब यहाँ पर जब ये अलग हुए तो ये इस वजह से ये क्षुद्र ग्रह कहलाए। क्या कहलाए? क्षुद्र ग्रह कहलाए, ठीक है। तो याद रखिएगा क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक। और याद रखिएगा क्षुद्र ग्रह क्यों, वैज्ञानिकों के अनुसार जो है क्षुद्र ग्रह ये ग्रहों के ही भाग हैं। काफी वर्ष पहले जो है विस्फोट हुआ जिसके कारण से ये टूटकर अलग हो गए। अब बात आती है उल्कापिंड की। उल्कापिंड देखिएगा, उल्कापिंड जो है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को, जैसे सूर्य है, अब इसके चारों ओर जैसे छोटे छोटे पत्थर जो हैं ये चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे? उल्कापिंड बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? उल्कापिंड। जैसे सूर्य हो गया, हमारा सन है, ठीक है, ये सन है, और इसके चारों ओर ये छोटे छोटे पत्थर हैं, ये चक्कर लगा रहे हैं, ठीक, घूम रहे हैं। तो इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें उल्कापिंड, इन्हें उल्कापिंड कहते हैं। और नोट कीजिए, कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, यानी ऐसा लगता है ये गिरने की भी आ जाती है स्थिति, ठीक। आगे नोट कीजिएगा, इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, ठीक है। जब गिरने की स्थिति होती है तो इसमें क्या होता है? वायु के साथ घर्षण होता है और ये इसके कारण क्या होता है? गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर क्या होता है? गड्ढे बन जाते हैं। तो अगर जले बिना पृथ्वी पर गिर रहा है तो इससे क्या होगा? धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उल्कापिंड किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थरों को कहते हैं, ठीक है। और इनकी कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि ये गिरने के, पृथ्वी पर गिरने की स्थिति आ जाती है, और उस स्थिति में क्या होता है कि ये वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, ठीक। और फिर इसके बाद जो है चमकदार प्रकाश भी उत्पन्न होता है इससे। कभी कभी क्या होता है कि उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, तो इस स्थिति में धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, ठीक। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यही नोट कीजिएगा, ये पहले पॉइंट, ठीक है। उसके बाद वायु के साथ घर्षण होकर जलकर गर्म होकर जलने लगते हैं, ठीक है, चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और अगर ये पृथ्वी पर गिरते हैं तो धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, ठीक। अगला पॉइंट, अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है मिल्की वे की, ठीक। देखिए मिल्की वे क्या है हम लोग जानेंगे। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, जैसे एनसीईआरटी में लिखा था कि क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है, ठीक। अब नोट कीजिएगा कि यह लाखों तारों का समूह है। ये जो चमकदार रास्ते की बात कर रहे थे ना, ये क्या है? लाखों तारों का समूह है, और ये पट्टी क्या कहलाती है? आकाश गंगा, यानी मिल्की वे, ठीक है। यानी तारों का, आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता देखा होगा, उसे क्या बोलते हैं? ये लाखों तारों का समूह है, इसे ही मिल्की वे यानी आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। आकाश गंगा है हमारा सौरमंडल, इस आकाश गंगा का एक भाग है। नोट कीजिएगा, सौरमंडल, सौरमंडल, नोट कीजिए स्टार लगा करके, सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है। सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है, और इस प्रकार इसका नाम जो है आकाश
गंगा पड़ा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लास 6 की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको नोट रखना है कि प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई, इसी कारण से इसे आकाशगंगा नाम पड़ा और हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। ठीक, लाखों तारों का समूह है यह पट्टी जो हम लोग बात कर रहे थे कि खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर के लिए, ठीक है, जो चौड़ी सफेद पट्टी है, चमकदार रास्ता होता है, उसे आकाशगंगा यानी मिल्की वे कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति कितनी? 3 इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख। ठीक है, ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक, जो प्रकाश की गति है वो कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रति सेकंड है, नोट कीजिएगा यहाँ पर प्रति सेकंड ऐसे लगा लीजिए, यहीं पर लगा लीजिए प्रति सेकंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इतनी गति के बावजूद, इतनी तीव्र गति के बावजूद, इतनी तेज चलने के बावजूद प्रकाश जो है ये पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट, लगभग नोट कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्लास 6 के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो डेटा है, ठीक, लगभग 8 मिनट का समय लगता है प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है, देखिए रोचक तथ्य में देखिएगा कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो कौन थे? याद रखिएगा, चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम तो नील आर्मस्ट्रांग। इन्होंने कब रखा था? तो 21 जुलाई 1969 को। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भारतीय, कोई ऐसा भारतीय बताइए जिन्होंने चंद्रमा पर गए हों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में किसी मतलब कि भारतीय का नाम बताना है जो चंद्रमा पर जा चुके हैं। ठीक, आगे देखेंगे उपग्रह। बात कर रहे हैं उपग्रह की कि एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर, लेकिन उपग्रह जो होते हैं ना, ये ग्रह के चारों ओर लगाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार एक खगोलीय पिंड है उपग्रह जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी ग्रह लगाएंगे सूर्य के चारों ओर, ग्रह लगाएंगे सूर्य के चारों ओर, ये ग्रह, ये सूर्य के चारों ओर ये ग्रह है। अब इनके चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे? उपग्रह बोलेंगे। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग। तो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। ठीक, और आगे बढ़ेंगे। मानव निर्मित उपग्रह की बात करें, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। मानव निर्मित उपग्रह क्या है? कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि ब्रह्मांड के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, और साथ ही पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए भी किया जाता है। ये जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, कृत्रिम उपग्रह, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी, साथ ही अगर पृथ्वी पर संचार माध्यम करना है तो इसके लिए भी उपयोग किया जाएगा। रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में इसे भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह कौन कौन से? इनसेट, साथ ही IRS और एडुसेट। कौन कौन से आपको याद रखना है? एक तो इनसेट याद रखना है, इनसेट, दूसरा क्या है? IRS, और तीसरा है एडुसेट। क्या है? एडुसेट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कुछ उपग्रहों के नाम जो कि मानव निर्मित है, आपको मानव निर्मित उपग्रहों के नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ये आगे लिख लीजिए, इनसेट, IRS और एडुसेट। ठीक है, और ये कृत्रिम पिंड भी है, इसे कृत्रिम पिंड भी कहा जाता है। ठीक है, और किस लिए उपयोग किया था? ब्रह्मांड के बारे में जानकारी, साथ ही पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए। ऐसे लिख लीजिए, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी के लिए और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए। ठीक, कैसे स्थापित किया जाता है? रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अगला पॉइंट, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन आ गया। ठीक, अब अगर आपने शुरू से लास्ट तक सब कुछ पढ़ा है, शुरू से लास्ट तक सब कुछ आपने देखी है पूरी वीडियो, ठीक, मैंने यहाँ तक आपको दिखा दिया, शुरू से लास्ट तक आपने पूरा देखा है, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों के जवाब जरूर दीजिए। ठीक है, जैसे कि अभी तक आप लोग बने रहे, ठीक है, वीडियो में, तो उसी तरीके से थोड़ी देर की और बात है, इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जो है इसको समाप्त करते हैं। यानी पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, पूरी जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई। अब बस क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? अब बताइएगा भैया, आपसे गलत हो नहीं पाएगा, ये बिल्कुल नहीं गलत होगा। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? बृहस्पति, शनि, शुक्र, कभी गलत नहीं होगा। राइट आंसर सी ऑप्शन जाएगा। क्या जाएगा? सी क्या है? शुक्र है, कभी गलत नहीं होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला है सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बात किए थे हम लोग, ठीक है, स्टार्टिंग किससे किए थे? देखिए बुध जो है ये सूर्य से, सॉरी एक मिनट, बुध नहीं, पृथ्वी होगा भैया, ये गलत, किसको गलत है? ठीक, ये कहीं छप गया होगा, ठीक, जल्दबाजी में कर दिया होगा टाइपिंग में जिसने भी किया है। तो सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन से है? तीसरे की बात कर रहे हैं, तो पहला आपका बुध है, दूसरा शुक्र है और तीसरा पृथ्वी है। तीसरा कौन है? पृथ्वी। हम लोगों ने अभी आपको डिटेल में पीछे बताया भी था, ठीक, एक एक करके गिनवाया भी था। पृथ्वी लगाइएगा, वो गलत है, इसको छोड़िए, ठीक है, पृथ्वी। आगे देखेंगे,
अगला है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? आप तुरंत समझ गए होंगे, वृत्तीय पथ, आयताकार पथ और दीर्घवृत्ताकार। राइट आंसर दीर्घवृत्ताकार जाएगा। ठीक है, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक, दीर्घवृत्ताकार। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो राइट आंसर होगा दीर्घवृत्ताकार पथ पर, दीर्घवृत्ताकार। ठीक, अगला पॉइंट, अगला है ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? अब इससे कभी नहीं भूलेंगे और याद रखिएगा, ये हमेशा एक ही स्थान पर होते हैं, स्टार लगा करके लिखे हैं ना आप। ठीक है, तो देखिएगा ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? राइट आंसर दक्षिण, उत्तर पूर्व है, लेकिन आपको राइट आंसर क्या लगाना है? उत्तर, उत्तर लगाना, उत्तर दिशा का, उत्तर दिशा का। ठीक है, और प्राचीन समय में इसका उपयोग किया जाता था रात के समय दिशा का निर्धारण करने के लिए। अगला, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? कभी गलत नहीं होगा अगर आपने शुरू से अब तक इस पूरा जो है वीडियो देखी है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति, पृथ्वी एवं मंगल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, मंगल एवं बृहस्पति। मंगल एवं बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, और अब आता है रिक्त स्थान की पूर्ति। अगर प्रश्न आपसे इस तरह भी पूछे जाते हैं, डॉट 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 का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? तो बताइएगा, देखिए तारों का, नोट कीजिए, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक, राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर पहले में तारा भरा जाएगा और दूसरे में भरा जाएगा भैया नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल। ठीक है, अगला पॉइंट सेकंड है कि तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को अभी बिल्कुल हम लोगों ने 2-3 मिनट पहले पढ़े हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं, जिसे गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी। अगला, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे करीब डॉट डॉट डॉट, पृथ्वी के सबसे करीब डॉट डॉट डॉट, पृथ्वी के सबसे करीब है शुक्र ग्रह। ये शुक्र जो है एक ग्रह के रूप में और चंद्रमा जो है खगोलीय पिंड के रूप में। आपको दोनों तरीके से, देखिए इसके दो आंसर हो सकते हैं, दो आंसर हो सकते हैं, लेकिन आपको प्रेफर करना है शुक्र ग्रह को, शुक्र ग्रह को, शुक्र ग्रह को। जब आपसे यहाँ पर ऑप्शन में शुक्र ग्रह ना हो तो आप चंद्रमा लगाइएगा। ठीक है, लेकिन आप दो, यहाँ पर आंसर दो हो सकते हैं, आंसर दो हो सकते हैं, लेकिन सबसे प्राथमिकता हम देंगे शुक्र ग्रह को। अगर ग्रह के रूप में बात करें तो शुक्र, ये पृथ्वी के सबसे करीब है, और अगर खगोलीय पिंड के रूप में बात करें तो चंद्रमा, खगोलीय पिंड के रूप में जब बात करें तो चंद्रमा। ठीक, लेकिन आप राइट आंसर क्या भरेंगे? शुक्र। ठीक, अगला, अगला पॉइंट है पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है, बार बार वही आ रहा है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। और अगला पॉइंट है, नोट कीजिएगा, पांचवा, ग्रहों के पास अपनी डॉट 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 तथा डॉट 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 नहीं होती है। तो ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता भैया, अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, तारों के पास होता है। ठीक है, ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। ठीक, तो ये सभी कुछ आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किया। ठीक, पूरी एनसीईआरटी की पूरी जो थ्योरी थी वो आप लोगों ने सॉल्व की। ठीक है, और वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, आप लोगों ने अगर पूरा वीडियो देखा है, ठीक है, तो इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक, नोट्स जरूर बनाइएगा, काफ़ी मेहनत से इसको मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, और पीपीटी बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। ठीक, आप लोगों के लिए मेहनत जारी रहेगी। आप लोगों को क्लास 6 से क्लास 12 तक, क्लास 6 से क्लास 12 तक पूरी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की कवर करवाऊंगा। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी सब कुछ कवर होगी हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, और प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 1000 लाइक तक पहुंचा देते हैं ना, 1000 लाइक का टारगेट है, इतना पहुंच जाता है। ठीक है, तो बहुत सपोर्ट आप लोग कर देंगे। इतना अगर पहुंच जाता है तो इसका जो पीडीएफ है नोट्स का, वो आपको टेलीग्राम के चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसका जो टेक्स्ट है वो टाइप कीजिएगा अपने टेलीग्राम चैनल पर @डेसिमल, ठीक, और 004। इसको जैसे ही टाइप करेंगे डेसिमल ऑफिशियल के नाम से आ जाएगा, डेसिमल ऑफिशियल आ जाएगा, उसे आप लोग ज्वाइन सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को तो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो कर लीजिए। अदरवाइज आप लोगों को इसी तरीके से वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं वो अलग बात है, तो अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जैसी आपकी इच्छा। साथ ही प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है, प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कीजिए, 1000 लाइक तक इसे प्लीज़ पहुँचाइए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।